Today we discuss next property of D and F block elements, that is melting point. बच्चों प्रीवियस लेक्चर में हमने ट्रांजिशन एलिमेंट्स के बारे में बताया था और हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी एटॉमिक रेडियस के बारे में बताया था. टुडे वी डिस्कस मेल्टिंग पॉइंट. बच्चों जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं. मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलिकुलर मास और मेल्टिंग पॉइंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मेटालिक बॉन्ड. जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों वो मेनली दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वन इज मोलिकुलर मास एंड सेकंड इज मेटालिक बॉन्ड्स. एक हमारे पास मोलिकुलर मास और सेकंड. और बच्चों जो मेटालिक बॉन्ड्स है वो किस पे डिपेंड करते हैं? नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पे डिपेंड करते हैं. क्लियर? मीन्स जो मेल्टिंग पॉइंट है बच्चों, मेल्टिंग पॉइंट दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. वन इज मोलिकुलर मास एंड नेक्स्ट इज मेटालिक बॉन्ड. एक मोलिकुलर मास पर दूसरा मेटालिक बॉन्ड्स पे. अगर मोलिकुलर मास इंक्रीज होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं. अगर बच्चों मोलिकुलर मास इंक्रीज होता है ना तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज होते हैं, जिससे कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज होगा. सेकेंडली, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं तो मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि मेटालिक बॉन्ड्स डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स. अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज होगा और मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा. क्लियर? तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा? इंक्रीज. इट मीन्स मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन मोलिकुलर मास एंड मेटालिक बॉन्ड्स. इफ मोलिकुलर मास इंक्रीजेज, so magnitude of van der Waals force of attraction increases, so melting point also increases. If number of unpaired electron increases, so metallic bond also increases and hence melting point also increases. अब बच्चों मैं इसका जो वेरिएशन है ना वो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज में ऑब्जर्व कर रहा हूँ. उसके बिहाफ के ऊपर हम बच्चों सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज का सेम रहेगा आपके पास. तो फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज क्या है हमारे पास? फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज. इसको हम 3D सीरीज भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं? 3D सीरीज. हम इसमें ऑब्जर्वेशन करेंगे एज सिमिलर सेकंड और थर्ड ट्रांजिशन सीरीज में होगा. क्लियर? तो फर्स्ट सीरीज क्या है? स्कैंडिनियम, टाइटेनियम, वनडेनियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक. क्लियर? एटॉमिक नंबर 21, 22, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 30. कॉन्फ़िगरेशन. स्कैंडिनियम का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? आर्गनेटिन 3D1 4s2. टाइटेनियम आर्गनेटिन 3D2 4s2. वनडेनियम आर्गनेटिन 3D3 4s2. क्रोमियम आर्गनेटिन 3D5 4s1. मैग्नीज आर्गनेटिन 3D5 4s2. आर्गनेटिन तो सभी में आएगा बच्चों. 3D6 4s2. आर्गनेटिन 3D7 4s2. आर्गनेटिन 3D8 4s2. आर्गनेटिन 3D10 4s2. जिंक आर्गनेटिन 3D10 4s2. ये इन सब का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दिया बच्चों. अगर हम पहले फैक्टर की बात करते हैं मोलिकुलर मास, स्कैंडिनियम से लेके जिंक तक इन एलिमेंट्स का पीरियड के अंदर बच्चों एटॉमिक मास कंटिन्यू क्या होता जा रहा है? इंक्रीज. और इनका एटॉमिक मास कंटिन्यू इंक्रीज होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन डबल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होगा? इंक्रीज होगा. स्कैंडिनियम से जिंक तक एटॉमिक मास रेगुलरली इंक्रीजेज, so magnitude of van der Waals force of attraction also increases, so that melting point also increases. एक फैक्टर तो हो गया. पहला फैक्टर क्या बताया? on moving in periods LHS to RHS
atomic mass regularly increases. So magnitude of van der Waals force of attraction increases, so that melting point also increases. एक फैक्टर हो गया बच्चों, लेफ्ट से राइट में जाते हैं तो एटॉमिक मास रेगुलरली क्या होता है, इंक्रीज होता है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन वन फोर्स भी क्या होता है, इंक्रीज, तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। सेकंड मेन फैक्टर देखिए बच्चों, ये हमारे पास 3D ऑर्बिटल है और ये 4s ऑर्बिटल। बच्चों स्कैंडिनेवियम में 4s में तो 2 है और 3D में कितना है बच्चों, 1 इलेक्ट्रॉन है। यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन और वो क्या है, अनपेड है। यहाँ पर जो हमारा 1 इलेक्ट्रॉन वो किस में है, अनपेड स्टेट में। 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स मेटालिक बॉन्ड किसके डायरेक्टली है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 1 मेटालिक बॉन्ड, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन तो 2 मेटालिक बॉन्ड, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो 3 मेटालिक बॉन्ड। जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होंगे मेटालिक बॉन्ड भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। क्लियर। तो बच्चों हमारे पास स्कैंडिनेवियम में 3D1 है, 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, टाइटेनियम में 3D2 है ना, 3D2, यहाँ पर 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, वनडेनियम में 3D3 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन, 4s2 है सभी में है, 4s2 तो सभी में है। क्रोमियम में क्या होगा बच्चों, 3D5 4s1, 3D5 4s1। तो बच्चों देखिए स्कैंडिनेवियम में हमारे पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन था, टाइटेनियम में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, वनडेनियम में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन और क्रोमियम में सबसे ज्यादा हो गए 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब हम स्कैंडिनेवियम में 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन 1 मेटालिक बॉन्ड, टाइटेनियम में 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन 2 मेटालिक बॉन्ड, वनडेनियम में 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3 मेटालिक बॉन्ड, क्रोमियम में 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन 6 मेटालिक बॉन्ड। इसका मतलब स्कैंडिनेवियम से लेके क्रोमियम तक, स्कैंडिनेवियम से क्रोमियम तक नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू क्या हो रहे हैं, इंक्रीज। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू इंक्रीज हो रहे हैं बच्चों, तो हमारे पास अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स कंटिन्यू इंक्रीज होंगे तो मेटालिक बॉन्ड्स भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं, और मेटालिक बॉन्ड्स इंक्रीज होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर कंटिन्यू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं सो मेटालिक बॉन्ड आल्सो। अगर हमारे पास कंटिन्यू नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते बच्चों, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2 यहाँ 3 और यहाँ पर 6, अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। अगर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होंगे तो मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज होंगे, मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, इंक्रीज। तो इसको मैं ग्राफिकल शो कर रहा हूँ। इस साइड में हमारे पास ये मेल्टिंग पॉइंट और ये है एटॉमिक नंबर। स्कैंडिनेवियम हमारा यहां पर है, टाइटेनियम वनडेनियम क्रोमियम, टाइटेनियम वनडेनियम क्रोमियम। इसका मतलब देखिए यहाँ 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 6, एटॉमिक मास भी बढ़ रहा था, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स भी इंक्रीज हो रहे थे, तो मेटालिक बॉन्ड्स भी इंक्रीज हो रहे थे, और मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज होगा तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज। तो हमारा मेल्टिंग पॉइंट कंटिन्यू क्या होता जा रहा है, इंक्रीज। अब बच्चों मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है, मैग्नीज का मेल्टिंग पॉइंट अब नॉर्मली लो होता है। क्या होता है, अब नॉर्मली लो होता है। इसका रीजन मैं आपको बाद में अलग से क्वेश्चन में करूंगा इसका, कि मैग्नीज का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो अब नॉर्मली लो होता है, उसका रीजन क्या है उसको अलग से बताएं। उसके बाद आ जाइए आयरन की 3d6 4s2, 4s में 2 हो गए और 3d6 को कैसे भरेंगे अभी, s में 2 और 3d में 6, 1 2 3 4 5 और ये 6 हो गए। तो यहाँ पर अब अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बच्चों, 4 हो गए। तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट यानी क्रोमियम और वनडेनियम के बीच में मिलेगा ना, क्रोमियम और वनडेनियम के बीच में मिलेगा।
क्लियर, इट्स ओके। अब बच्चों आयरन से हम कोबाल्ट पे गए तो 3d7, तो 1p इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, कम हो गए। निकल में 3d8 और कम हो गए, कॉपर में और कम हो गए। अब बच्चों आयरन से कोबाल्ट, कोबाल्ट से निकल, निकल से कॉपर जाते हैं, तो हमारे पास अनपेड इलेक्ट्रॉन क्या होते जा रहे हैं, डिक्रीज होते जा रहे हैं। और अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे और जिंक में जाके तो 3d10 फॉरेस्ट हो गया, अनपेड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया। इसका मतलब अब आयरन से हम कोबाल्ट पे गए, यहाँ पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ 3, यहाँ 2, यहाँ 1 और यहाँ 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज हो रहे तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। मेल्टिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज। कोबाल्ट, निकल, कॉपर और जिंक। ठीक है। अगर बच्चों हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं यहाँ से, तो अगर अनपेड इलेक्ट्रॉन डिक्रीज होंगे तो मेटालिक बॉन्ड्स भी क्या हो रहे हैं, डिक्रीज हो रहे हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा आपका, डिक्रीज। ये हमारी पहली सीरीज है। अब बच्चों देखिए स्कैंडियम से लेके क्रोमियम तक गए तो 1 by 1 नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीजेस, सो मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। क्योंकि अनपेड इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते हैं तो मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज होता है, मेटालिक बॉन्ड इंक्रीज होंगे तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज। मैग्नीज का नॉर्मली लो होता है, उसका रीजन अलग से बताएंगे। आयरन से जिंक तक जाते हैं तो फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज हो रहे हैं। अब यहाँ पर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, यहाँ पर 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन 3, 2, 1, 0। अनपेड इलेक्ट्रॉन्स डिक्रीज, सो मेटालिक बॉन्ड डिक्रीज, सो मेल्टिंग पॉइंट आल्सो डिक्रीज। ये वेरिएशन होगा आपका फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज। अब बात करते हैं सेकंड की बच्चों। सेकंड का वेरिएशन तो सेम रहेगा, थर्ड का वेरिएशन सेम रहेगा, लेकिन फर्स्ट सीरीज की कंपैरिजन सेकंड ट्रांजिशन सीरीज के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका मेल्टिंग पॉइंट फर्स्ट से हाई होता है। फर्स्ट से क्या होता है, हाई। ऐसा क्यों होता है बच्चों, क्योंकि पहली सीरीज से सेकंड का हाई होता है, सेकंड से थर्ड का हाई होता है। इसका रीजन क्या होता है बच्चों, क्योंकि जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं तो एटॉमिक मास क्या होता है, इंक्रीज, और एटॉमिक मास इंक्रीज होगा तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन टोटल फोर्स क्या होंगे, इंक्रीज, तो मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होगा, इंक्रीज। तो सेकंड सीरीज का इस फर्स्ट से क्या मिलेगा, ज्यादा मिलेगा। थर्ड सीरीज का इससे क्या मिलेगा, एक्सेस मिलेगा। ठीक है। जैसे यहाँ पर आपका स्कैंडियम, यूटेरियम, लेंथिनियम, टाइटेनियम, जर्कोनियम, एफ्रियम, वंडिनियम, नियोबियम, पैल्टियम, मोलिबिडियम, टंगस्टन, ये टेक्नीशियम, रेहनियम, यूथेनियम, ओसोनियम, कोबाल्ट, रुबिडियम, इरेडियम, प्लेटिनियम, प्लेटिनियम, सिल्वर, गोल्ड, कैडमियम, मर्क्यूरी। ठीक है। तो बच्चों हमारे फर्स्ट सीरीज से हम सेकंड पे गए और सेकंड से थर्ड पे गए, ग्रुप पे जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज होता है। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज, क्योंकि एटॉमिक मास इंक्रीज होता है तो मैग्नीट्यूड ऑफ वन टोटल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या होंगे, इंक्रीज, तो मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीज। ठीक है। अब बच्चों इसको हमें लैंग्वेज में लिखना है, देखिए कोई ध्यान से। इसके बाद हम इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे बच्चों, ऑन मूविंग स्कैंडियम टू क्रोमियम, number of unpaired electrons increase, so metallic bond also increases, so that MPT also increases, but iron to zinc number of unpaired electrons decreases, so metallic bond also decreases, so that MPT decrease। तो MPT क्या होता है बच्चों, डिक्रीज होता है। अब इसके बाद हम इसमें वो क्वेश्चन करवाएंगे कि क्वेश्चन किस टाइप से बढ़ता है और हमें उससे किस टाइप से आंसर देना है। चलिए अब बच्चों हम तीनों सीरीज की बात करते हैं। थर्ड ट्रांजिशन सीरीज, सेकंड ट्रांजिशन सीरीज और एक फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज, तीनों के मेल्टिंग पॉइंट की बात करते हैं तो थर्ड का मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होता है, सेकंड का सबसे कम और फर्स्ट का सबसे कम। फर्स्ट सबसे कम, सेकंड ज्यादा और थर्ड सबसे हाई। क्योंकि बच्चों जैसे जैसे हम ग्रुप में जाते हैं
तो इनके जो मेटल मेटल बॉन्ड्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज। जैसे एग्जांपल देता हूं, Re2Cl8 2 Neg2, यहाँ पर Re और Re के अंदर यहाँ पर 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और ये Cl8 यहाँ पर देखो मेटल्स में मेटालिक बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, और यहाँ पर एक सिग्मा, 2 पाई और एक डे, 4 बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, सिग्मा, 2 पाई और डे। तो जैसे हम फर्स्ट सीरीज से सेकंड पे जाते हैं, सेकंड से थर्ड पे जाते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड्स भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते हैं। सो देयर मेल्टिंग पॉइंट आल्सो इंक्रीजेस। अब यहाँ से बच्चों क्वेश्चन कैसा आता है, देखिए क्वेश्चन को समझिए। जैसे क्वेश्चन हम ये करवाते भी आपको, ये तो हमारा कॉमनली था बच्चों कि मेल्टिंग पॉइंट किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। अनपेड इलेक्ट्रॉन किस पे डिपेंड करते हैं, मेटालिक बॉन्ड। क्वेश्चन ये है, एक्सप्लेन क्रोमियम, Cr, मोलिबेडियम Mb and tungsten W have highest melting point. In their respective transition series. क्वेश्चन क्या भी, क्रोमियम, मोलिबेडियम, टंगस्टन, हमारे 3 एलिमेंट, एक क्रोमियम, एक मोलिबेडियम, टंगस्टन, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट है इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रांजिशन सीरीज। उनकी रेस्पेक्टिव ट्रांजिशन सीरीज में इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है। उसका रीजन क्या रहेगा, देखिए, क्रोमियम, मोलिबेडियम, टंगस्टन। यहां पर इसका कॉन्फिगरेशन क्या होता है, आर्गन 18 3d5 4s1, यहाँ क्रिप्टोन 36 4d5 5s1, या जिनोन 54 14 5d5 6s1। ये कॉन्फिगरेशन होता है बच्चों। इन सभी केस में बच्चों हमारे पास ये NS और ये N-1D, यहां पर N-1D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है, 5, और इसमें कितना है, 1 2 3 4 5 6। हर ऑर्बिटल में एक एक इलेक्ट्रॉन है ना, 1 इलेक्ट्रॉन है। सो दीज आर अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। ये हमारे क्या होते हैं, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स। पहली सीरीज में हमारा क्रोमियम, सेकंड सीरीज में मोलिबेडियम, थर्ड सीरीज में टंगस्टन। इन सब के अंदर बच्चों हमारे अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, मैक्सिमम है इन देयर रेस्पेक्टिव सीरीज, क्योंकि इन सभी का कॉन्फिगरेशन क्या होगा, N-1D5NS1, N-1D5NS1। इन सभी में मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इन सभी में मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स के कारण यहाँ मैक्सिमम क्या बढ़ेंगे, मेटालिक बॉन्ड्स बढ़ते हैं, और मैक्सिमम मेटालिक बॉन्ड्स बढ़ने के कारण इनका मेल्टिंग पॉइंट सबसे एक्सेस है, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, मैक्सिमम मेटालिक बॉन्ड्स। लेकिन हम तीनों की कंपैरिजन करते हैं बच्चों, तो ग्रुप में जाते हैं तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, इंक्रीज। क्यों इंक्रीज होता है, क्योंकि ग्रुप में जाते हैं तो मेटालिक बॉन्ड की, इंटर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, इंटर मेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ इंक्रीज होती है। इसलिए क्रोमियम से हाईएस्ट मोलिबेडियम से हाईएस्ट टंगस्टन का, और टंगस्टन का मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होने के कारण आज हमारे एलईडी बल्ब होते, इससे पहले हमारे एक सिंपल बल्ब आया करते 10 रुपीज का, है ना, जो 10 रुपए का बल्ब आता था, उसमें एक फिलामेंट होता था बच्चों। फिलामेंट किसका होता था, टंगस्टन का। वो टंगस्टन का फिलामेंट इसलिए होता था क्योंकि वो मेटल है, इलेक्ट्रिसिटी की गुड कंडक्टर है, उसका मेल्टिंग पॉइंट हाईएस्ट होता है, वो मेल्ट नहीं होता है। क्लियर। तो हमारे पास इसमें क्या करेंगे, इसमें क्रोमियम, मोलिबेडियम एंड टंगस्टन हैव highest melting point in their respective transition series due to presence of maximum
unpaired electrons so that they can form maximum metallic bond, क्योंकि वो क्या बनाते हैं, मैक्सिमम मेटालिक बॉन्ड बनाते हैं। क्रोमियम, मोलिब्डेनम, टंगस्टन हैव हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट इन देयर रेस्पेक्टिव ट्रांजिशन सीरीज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि वहां पर मैक्सिमम क्या है, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस है, और मैक्सिमम अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंस के कारण सो दे कैन फॉर्म मैक्सिमम मेटालिक बॉन्ड। बट on moving in group chromium to tungsten, melting point also increases due to increase in atomic mass. So magnitude of van der Waal force of attraction and intermetallic bond increase, so their melting point also increase। तो उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। क्रोमियम से मोलिब्डेनम गए, टंगस्टन गए, एटॉमिक मास इंक्रीज होता है, तो इंटरमेटालिक बॉन्ड की स्ट्रेंथ क्या होती है, इंक्रीज, जिसके कारण उनका मेल्टिंग पॉइंट भी क्या होता है बच्चों, इंक्रीज होता है। एक्सप्लेन जिंक, कैडमियम and mercury are soft solid। Why? हालांकि बच्चों मर्क्यूरी तो लिक्विड स्टेट में मिलता है आपको, मर्क्यूरी किस में मिलता है, लिक्विड। जिंक, कैडमियम क्या होते हैं, सॉफ्ट सॉलिड, और मर्क्यूरी किस में मिलता है, लिक्विड स्टेट में। ऐसा क्यों भी कि जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी आर सॉफ्ट सॉलिड भाई। इसका रीजन देखिए बच्चों, जिंक हो, कैडमियम हो, मर्क्यूरी हो, सभी का वैलेंस कॉन्फिगरेशन क्या होता है, N-1D10NS2। सभी का कॉन्फिगरेशन क्या होता है, N-1D10NS2। इसका मतलब बच्चों हमारे पास ये N-1D और ये NS में 2 है, और डी में कितने, 10, 2, 4, 6, 8, 10। इसका मतलब बच्चों अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या है, 0। तो मेटालिक बॉन्ड्स भी क्या होंगे, 0। और जब बच्चों मेटालिक बॉन्ड्स 0 होंगे, इसका मतलब मेटालिक बॉन्ड्स यहाँ पर क्या है, एब्सेंट है, इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या है, लोवेस्ट है। इसलिए हमारे क्या है, सॉफ्ट सॉलिड। क्योंकि जिंक हो, कैडमियम हो, मर्क्यूरी हो, इन सब केसेस के अंदर बच्चों नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर 0, so metallic bond also 0। यानी zinc, cadmium and mercury have fully filled configuration, so number of unpaired electrons are 0, so that metallic bond are absent, and hence they are soft solid। तो बच्चे सॉफ्ट सॉलिड क्या होते हैं, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी के अंदर वैलेंस कॉन्फिगरेशन होता है हमारा D10NS2, मीन्स दे फुली फिल्ड स्टेबल कॉन्फिगरेशन। सो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स क्या हो गए, 0, तो मेटालिक बॉन्ड्स भी क्या हो गए, 0।
जिंक एडिमेबेचिजी में बच्चों फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो अनपेड इलेक्ट्रॉन्स जीरो होते हैं, तो मेटालिक बॉन्ड भी जीरो होते हैं, और मेटालिक बॉन्ड जीरो होने के कारण क्या हो गए, सॉफ्ट सॉलिड हो गए। कैसे सॉलिड हो गए, आपके पास सॉफ्ट सॉलिड। ठीक है, अब बच्चों बात करते हैं उस क्वेश्चन की कि जो मैग्नीज टेक्नीशियम रेनियम है उसका मेल्टिंग पॉइंट अब नॉर्मली लो था, ऐसा क्यों है। अब हमारा क्वेश्चन आ गया आपका, एक्सप्लेन मैग्नीज टेक्नीशियम एंड रेनियम हैव abnormally low melting point in their respective ट्रांजिशन स्टेज। इनका मेल्टिंग पॉइंट अब नॉर्मली लो होता है उनके रेस्पेक्टिव ट्रांजिशन सीरीज में। इसको ध्यान से देखिए बच्चों, मैग्नीज और टेक्नीशियम और रेनियम, मैग्नीज टेक्नीशियम रेनियम, इन सब का वैलेंस कॉन्फ़िगरेशन होता है D5NS2, हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। इनका क्या हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। N-1 D5NS2 देव हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, और इनका हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण, इनका हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण तो हमारे न्यूक्लियस है, ये हमारे पास वेरियस सेल्स है, क्लियर। और यहाँ पर 3D5 हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों केमिस्ट्री क्या कहती है, जैसे ABC, ए बी के बीच में बॉन्ड है, बी सी के बीच में बॉन्ड है, तो केमिस्ट्री क्या कहती है, अगर ये बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा ना, ये बॉन्ड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, तो ये ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा। अगर ये वीक होगा तो ये क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। दोनों बॉन्ड कभी स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकते, दोनों कभी वीक नहीं हो सकते। ये स्ट्रॉन्ग होगा तो ये वीक हो जाएगा, ये वीक होगा तो ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अगर बच्चों आपको प्लस में पढ़ाया था कि जो हाफ फील्ड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन क्यों है, क्योंकि न्यूक्लियस से क्या है, स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं, तभी यहां से इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं। सो वी रिक्वायर्ड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी। प्लस वन क्लास के कॉन्फ़िगरेशन में पढ़ाया था बच्चों, हाफ फील्ड एंड फुली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन आर द मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। हाफ फील्ड फुली फील्ड क्या होते हैं, मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होते हैं। और ये मोस्ट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ये न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं, तभी तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना डिफिकल्ट है। और जब बच्चे न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली जुड़े हुए हैं तो इसका मतलब ये बॉन्ड इनका स्ट्रॉन्ग है। क्या मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करेंगे, नहीं करेंगे। और मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते तो मेटालिक बॉन्ड एब्सेंट हो गए, सो देयर मेल्टिंग पॉइंट अबनॉर्मली लो, क्लियर। क्योंकि इनका हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने के कारण ये न्यूक्लियस के साथ में स्ट्रॉन्गली एडिड है, सो दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी मैग्नीज टेक्नीशियम एंड रेनियम हैव half filled stable configuration, so they are strongly attached with the nucleus, so that they cannot participate in metallic bond formation. So their melting point abnormally low. इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, abnormally low, क्योंकि बच्चों का हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। और हाफ फील्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के कारण ये न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है, न्यूक्लियस से स्ट्रॉन्गली अटैच्ड है, सो दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन। तो ये मेटालिक बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं, सो देयर मेल्टिंग पॉइंट अबनॉर्मली लो। इसलिए इनका मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, अबनॉर्मली कम होता है, काफी लेस होता है, ठीक है।